तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 के बारे में। अब देखिए, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिट 4 कहाँ गई। देखिए, यूनिट 4 कहीं नहीं गई। यूनिट 4 भी आप लोग की यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली रेडी है। बट यूनिट 4 को कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे यूनिट 5 लेकर आए हैं। नोट्स तो यहाँ पे यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों की ही अवेलेबल हो चुकी है ऐप पर, तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए, वीडियो लेक्चर्स हम यूनिट 5 का पहले लेकर आए क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर इसकी डिमांड भी कर रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए, आप लोग मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। देखिए, यूनिट 5 ना बहुत ही डिफरेंट एक यहाँ पे यूनिट होने वाली है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखा जाए अगर आप इन टॉपिक्स को अगर बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करो तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप इन टॉपिक्स को अंदर काफ़ी डीप में जाओ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएंगे। और काफ़ी पहली बात तो इनको पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चाहिए टाइम। ठीक है, ये वन शॉट में पढ़ाने वाले टॉपिक्स हैं ही नहीं और 1 घंटे में कंप्लीट कवर होने वाले भी टॉपिक्स भी नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है ना कि अब हमें तो वन शॉट कंप्लीट करना है। और देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, बाकी आप लोग की जो भी यूनिट्स हैं उनको भले हम लोगों ने वन शॉट ही कराया है, बट यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से ही एक्सप्लेन करी है जितना करी जा सकती थी। बट यहाँ पे देखिए, यूनिट 5 में अप्रोच हमारी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको एग्जाम सेंट्रिक ज़्यादा रखा है। देखिए, आप लोग को टॉपिक सारे समझ में आएंगे जो भी हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाने पर यूनिट बहुत लेंदी हो सकती थी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। और दूसरी बात कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को शायद उतना इंटरेस्ट तो आएगा नहीं पढ़ने में। आप लोग भी चाहते हो कि एग्जाम सेंट्रिक ही कंटेंट हो, आप लोग आप पढ़ने इतना तो आपको इंटरेस्ट भी आता है नहीं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इसकी नोट्स थोड़ा सा एग्जाम सेंट्रिक प्रिपेयर करी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे देखिए, यूनिट 5 के अंदर जितने भी टॉपिक हैं हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो देखिए यूनिट 5 में वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा कि बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, बट ये यूनिट 5 हमारी कंप्लीटली होने वाली है ड्रग डिजाइन के ऊपर। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे हमारे ड्रग डिजाइन से रिलेटेड ही हैं। तो पूरी की पूरी यूनिट हमारी ड्रग डिजाइन पर होने वाली है। अब मेन चीज़ ये है कि ड्रग डिजाइन आखिर क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि भाई इतना आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद सुन रखा हो, नहीं सुना है तो आप लोग जानो कि कोई भी दवा, जब हमारी कोई नई दवा बनती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मार्केट में आने में लगभग 12 से लेके 15 साल तक लग जाते हैं। कि मान लीजिए कोई नई दवा अगर हमारी बन रही है तो वो लगभग 15 साल लगते हैं। ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत वेरी करता है उसको यहाँ पे मार्केट में आने में। अब इतना टाइम किसी ड्रग को मार्केट में आने में क्यों लगता है? देखिए, मान लीजिए कि कोई हमारी ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कह सकते हो नई आई है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवा अभी तक नहीं डेवलप करी गई है। तो उसकी जब नई दवा बनाई जाती है तो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में जो है इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि सबसे पहले होता है उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एनिमल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं कि दवा हमारी कोई बहुत मतलब इफेक्ट अपना शो कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर बहुत साइड इफेक्ट तो नहीं शो कॉज कर रही है। और जब एनिमल टेस्टिंग में दवा हमारी पास हो जाती है तब हमारी दवा जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हमारे बहुत सारे फेजेस होते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 0 भी होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही कम नंबर्स पे करते हैं, फिर थोड़ा नंबर्स बढ़ाते हैं, सबसे पहले हेल्दी लेते हैं, फिर पेशेंट्स पे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं। और जब यहाँ पे दवा हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में पास हो जाती है तब जाके हमारी दवा जाती है मार्केटिंग में। ठीक है, यानी कि तब हमारी दवा मार्केट में जाती है और मार्केट में जाने के बाद भी दवा पे कंटिन्यू नज़र रखी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है दवा मार्केट में जाने के बाद भी अगर कभी भी दवा हमारी जो है एक मेजर नंबर ऑफ पेशेंट्स पे या फिर लोगों पे साइड इफेक्ट कॉज करती है तो उस दवा को फिर भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कुल मिला के हम लोग बात करें मार्केटिंग तक जाने के लिए दवा को जो है लगभग 12 से 15 साल लग जाते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि कोई दवा यहाँ पे बन गई, नई दवा बनी है तो सबसे पहले उसकी एनिमल टेस्टिंग होगी, ह्यूमन टेस्टिंग होगी, फिर मार्केट में जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। बट मेन चीज़ ये है कि दवा बनती कैसे है भाई, कोई नई दवा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जो नई दवा हम लोग बनाते कैसे ना, वो चीज़ आज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। Drug design is a systemic and knowledge-based process of discovering and developing new chemical compounds that can scientifically interact with biological targets to produce a desired therapeutic effect. अब देखिए, आप लोगों को पता है कि भाई जितनी भी हमारी आज तक आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में दवाएं पढ़ी हैं, जितनी भी ड्रग्स वगैरह पढ़ी हैं, वो कैसे काम करती हैं भाई। वो या तो ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली दवा या तो जो है किसी एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है,
ठीक है, एंजाइम को ब्लॉक करती है जो कि यहाँ पे डिजीज वगैरह कॉज कर रहा होता है, या तो जो है अपना जो ड्रग का हमारा रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है और तब जाके क्या होता है, तब जाके यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलता है। इसी तरीके से दवा काम करती है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जब हम लोग कोई नई दवा बनाते हैं तो वो भी क्या करती है भाई, वो भी तो हमारी बायोलॉजिकल टारगेट्स, यानी कि या तो वो जो है किसी एंजाइम पे जाके उसको ब्लॉक करेगी, या तो एंजाइम पे जाके उसके एक्शन को बढ़ाएगी, या तो अपने रिसेप्टर पे या फिर न्यूक्लिक एसिड्स पे, तो इन्हीं सब पे जाके हमारी दवा बाइंड करती है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ड्रग डिजाइन में हम लोग यहाँ पे अपना एक नया केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। और देखिए इसको बनाने के लिए हमारी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हमारा डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस कर सके, यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए भाई, हम लोग यहाँ पे दवा बना रहे हैं तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स चाहिए होगा, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल सके। अब देखिए इसमें अगर हम लोग कुछ की फीचर्स की बात करें कि ड्रग डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कोई दवा, ठीक है, और ये दवा जो है हमारा क्या होगा भाई, ये दवा हमारा पेशेंट्स के थ्रू, पेशेंट्स के अंदर यूज होने वाली है, यानी सिंपल सी बात करें तो ये दवा हमारे लिविंग ह्यूमन बींग्स के थ्रू कंज्यूम करने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी कह सकते हो, देखिए रैशनल का मतलब होता है कि लॉजिकल, ठीक है, जो लॉजिक्स पे बेस हो, साइंटिफिक हो, ये नहीं कि आप लोगों ने कुछ सुना हुआ है या फिर अपने कह सकते हो जो भी अपने अपने हिसाब से नहीं होता यहाँ पे कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे पूरी चीज़ें हमारी रैशनल, डाटाबेस और लॉजिकल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक दवा बना रहे हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ के साथ यहाँ पे कह सकते हो इंटरफेयर करने वाली है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक करी तो किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो भी मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक हों, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का यूज नहीं करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे फिर हम लोग देख रहे हैं कोई एरर तो नहीं हो रहा है। भाई हम लोग यहाँ पे ट्राई ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम लोगों ने कुछ भी बनाया और जो है ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दिया और फिर यहाँ पे जब ह्यूमन के थ्रू यूज किया गया तो यहाँ पे उसको बहुत हो सकता है कि बहुत मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर नहीं करते, यहाँ पे हम लोग बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स अप्रोच रखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट बेस्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई अगर हम लोग कोई दवा बना रहे हैं, ठीक है, तो वो या तो किसी एंजाइम को ब्लॉक करेगी या तो जो है कह सकते हो एंजाइम के एक्शन को बढ़ाएगी तो रिसेप्टर पर बाइंड करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो है टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल में अभी देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझिए कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि जो दवा हम लोग बना रहे हैं वो किस रिसेप्टर पे बाइंड होगी, किस एंजाइम को ब्लॉक करेगी। तो जब हमें टारगेट का पता होता है तो हम लोग उसके हिसाब से दवा को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें टारगेट बेस्ड प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल डेवलपमेंट। तो देखिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे हमारी दवा से ही है। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड डेवलप करें जो बायो एक्टिव मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी में जाके अपना एक्शन शो करे, ठीक है, सिलेक्टिवली विद द टारगेट टू ट्रीट और मैनेज द डिजीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, हम लोग डिजीज को टारगेट करते हैं, मैनेज करते हैं। और उसके बाद देखिए यूज ऑफ कॉम्प्यूटेशनल टूल्स। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्यूटेशनल का मतलब है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो है चीज़ें यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो इसको भी अभी आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, फार्माकोफोर मॉडलिंग और QSAR। तो यहाँ पे अगर आप अपना सिलेबस देखो, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी दी हुई हैं सिलेबस में। देखिए सबसे पहला हमारा QSAR, फिर हमारा फार्माकोफोर मॉडलिंग और फिर हमारा डॉकिंग टेक्निक्स। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग को अभी काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। तो अभी आप लोग बस यहाँ पे नाम देख लीजिए। और अगर हम लोग यहाँ पे और बात करें तो हमारा हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए भाई, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे कह सकते हो कि हमारी दवा को पहचाना, ठीक है, हमारे एंजाइम रिसेप्टर को पहचाना कि कहाँ पे हमारी दवा एक्शन शो करेगी। फिर हम लोगों ने कोई दवा तैयार करी। अब देखिए जब हम लोग स्टार्टिंग में जो दवा तैयार करेंगे वो स्टार्टिंग में चलिए हम लोग अपने हिसाब से एक मॉडल पे पहुंचा, मतलब कह सकते हो एक दवा बना लेंगे जो कि हमारा कह सकते हो प्रोटोटाइप हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रोटोटाइप है ना, ये हमारी इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग कंटिन्यू यही कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रग हमारी डिस्कवर हुई है ये हमारी और बेटर होती जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में हम लोग थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते रहते हैं ताकि इसकी पोटेंसी और इंप्रूव हो। मतलब कि देखिए जो दवा हम लोगों ने बनाई है हम लोग उसमें भी कंटिन्यू यही कोशिश करते हैं कि वो अपने बेस्ट वर्जन में आए, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग कोई दवा बना लेंगे, लेकिन दवा बनाने के बाद भी क्या होगा, हम लोग उसमें कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे कि जब तक ये अपने बेस्ट वर्जन में ना जाए, यानी कि जब तक इसकी हमें बेस्ट पोटेंसी ना मिल जाए। बेस्ट सेलेक्टिविटी मतलब कि आपको पता है कि जैसे भाई हमारे कुछ रिसेप्टर होते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप लोगों ने अल्फा रिसेप्टर पढ़ा होगा हमारा, ठीक है,
अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो इसमें अल्फा रिसेप्टर के कितने, अल्फा 1 अल्फा 2 दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हमें सिर्फ अल्फा 1 पे बाइंड करने वाली ड्रग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ड्रग हम लोग बनाएं तो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे बाइंड कर जाए, लेकिन अगर हमें सिर्फ अल्फा 1 को मान लीजिए ब्लॉक करना हो किसी कंडीशन में, तो हम लोग क्या हो, हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो कि अल्फा 1 के लिए सेलेक्टिव हो, अल्फा 2 पे ना बाइंड करे। तो यहाँ पे सेलेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे उसका एडीएमई को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एडीएमई समझ रहे हो आप लोग, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि जो हमारी दवा है वो कम से कम टॉक्सिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कंटिन्यू जो है ध्यान देते रहते हैं अपने ड्रग को बनाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ड्रग के बनाने में क्या क्या की फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग दवा बनाते कैसे हैं, ठीक है। कौन कौन सी अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी ड्रग को डिजाइन करते समय। तो देखिए ड्रग डिजाइनिंग कैन बी कैरीड आउट यूजिंग सेवरल। अब देखिए देखा जाए ना तो किसी नई दवा को बनाने के अप्रोच तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं तो उसमें एक हमारा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, दूसरा होता है लीगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन, थर्ड होता है रैशनल ड्रग डिजाइन, फोर्थ होता है प्रो ड्रग डिजाइन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो स्ट्रक्चर और लीगेंड बेस्ड है इन दोनों को तो हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर लेंगे। और रैशनल वाला देखिए, रैशनल का मतलब भी देखा जाए तो रैशनल का मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे लॉजिकल डिजाइनिंग करेंगे। तो देखा जाए ना तो रैशनल ड्रग डिजाइन कुछ खास नहीं है, रैशनल के अंदर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को ही इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रैशनल देखा जाए तो थोड़ा सा इन्हीं दोनों में हम इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग रैशनल भी बोल सकते हैं। रैशनल का मतलब कि हम लोग लॉजिकली जो है चीज़ों को देखेंगे। और प्रो ड्रग डिजाइन की बात करें तो देखिए प्रो ड्रग डिजाइन को हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अपनी यूनिट 2 में कवर कर दिया है, तो उसी लेक्चर उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे कंपाइल कर देंगे। तो बस आप लोग का यहाँ पे ये चारों टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए ना तो एग्जाम में आप लोग बस 1-2 के बारे में भी लिख दोगे तो उतना काम बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आप लोग को 1-2 एक्सप्लेन कर दोगे, उतना मोर देन इनफ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपने स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन के बारे में, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है कि स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन इन विच अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल टारगेट। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप लोग ऐसे समझिए कि आपको पता है कि जो हमारी दवा है, ठीक है, वो हमारी या तो किसी एंजाइम पे जाके बाइंड होती है तो किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, तभी तो उसका एक्शन आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक डिजीज है, ठीक है, कोई भी एक्स डिजीज है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे दवा बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस एक्स डिजीज को कॉज कराने में, ठीक है, इस एक्स डिजीज को कॉज कराने में हमारा एक जो है वाई रिसेप्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब ये हमारा रिसेप्टर है और मान लीजिए रिसेप्टर हमारा जो है कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है हमारा रिसेप्टर, जो कि इस रिसेप्टर की वजह से ही हमारी ये डिजीज हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए किसी रिसेप्टर की वजह से अगर कोई डिजीज होती है तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हम लोग ऐसी दवाएं देते हैं जो कि उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करे। जैसे अगर सिंपली बात करें तो आप लोग को पता है जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा मेनली जो हमारा कह सकते हो जो हमारा एसिटाइल को यहाँ पे जो हमारा हिस्टामीन का रिसेप्टर होता है, ठीक है, हिस्टामीन का H1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, यही हमारा एलर्जिक रिएक्शंस में मेनली इन्वॉल्व होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही तो होता है, जो कि क्या करता है, मान लीजिए H1 रिसेप्टर है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या करती है, इस रिसेप्टर पर जाके बाइंड होकर इसको ब्लॉक कर देती हैं। और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो फिर ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो हमारी जो भी कह सकते हो रिएक्शन, जो भी हमारा डिजीज थी वो यहाँ पे सही हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, बाकी आप ऐसे ही समझिए कि मान लीजिए कि कोई हमारी एक्स डिजीज हो रही है और इस डिजीज को कराने में भी हमारा कोई वाई रिसेप्टर इन्वॉल्व हो रहा है, जिसका शेप हमारा मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें जो है रिसेप्टर के बारे में पूरा आइडिया है, यानी हमें अच्छे से पता होता है कि जो हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर इस डिजीज को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, और कौन से इसका शेप वगैरह क्या है, ठीक है, इसके शेप वगैरह के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हमें पूरा आइडिया होता है तब हम लोग यहाँ पे इस वाली अप्रोच का यूज करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारी जो ड्रग डिजाइनिंग है उसमें बहुत सारे अप्रोच थे, हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड था, लिगेंड बेस्ड था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड का यूज देखिए भाई ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे सबका यूज हर टाइम करते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड का यूज हम लोग सिर्फ तब करते हैं जब हमें यहाँ पे जो भी हमारा प्रोटीन होता है या फिर जो भी बायोलॉजिकल टारगेट होता है उसका हमें पूरा आइडिया होता है, ठीक है, चाहे वो हमारा एंजाइम हो चाहे हमारा रिसेप्टर हो, जिसकी वजह से भी हमारी डिजीज हो रही है, उस डिजीज मतलब उस रिसेप्टर या एंजाइम का हमें पूरा आइडिया होता है कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, हमें हर चीज़ उसके बारे में पता होती है, ठीक है।
इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इफ वी नो द शेप ऑफ द लॉक वी कैन डिजाइन द परफेक्ट की टू फिट इनटू इट। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई जब हमें यहाँ पे रिसेप्टर के शेप का आइडिया पता होता है तो हम लोग क्या होता है, तब हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से ऐसी ड्रग्स डिजाइन कर लेंगे जो कि रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक करें, ठीक है, और यहाँ पे इसके एक्शन को रोक दें। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमें यहाँ पे किसी ताले का डिजाइन पता होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसकी चाबी भी डिजाइन कर सकते हैं, है नहीं। और यहाँ पे ताले से क्या मतलब है, ताले से मतलब हमारा प्रोटीन, यानी प्रोटीन और क्या होता है भाई रिसेप्टर एंजाइम, ये सब चीज़ें किससे, प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और इस ड्रग का मतलब की का मतलब हमारा ड्रग हो गया। देखिए सब चीज़ें आप लोग समझते हो, इतने तो आप लोग समझदार हो ही चुके हो यहाँ पे, ठीक है, 6 में आके। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा कह सकते हो प्रोटीन यानी कि हमारा रिसेप्टर है, एंजाइम है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एड्स होती है, ठीक है, तो एड्स में हमारा HIV एक टाइप का रेट्रोवायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसमें देखिए उसमें हमारा कह सकते हो HIV प्रोटीएस एक एंजाइम होता है, ये हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है एड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक एग्जांपल था, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई नई बीमारी भी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे कि कौन सा एंजाइम है जो है रिसेप्टर इन्वॉल्व है। उसके बाद देखिए भाई आपको पता है कि कोई जो रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर के पास एक एक्टिव साइट होती है, यहीं पे जाके हमारी ड्रग बाइंड होती है। भाई रिसेप्टर पे हर जगह थोड़ी ड्रग बाइंड होती है, तो जो रिसेप्टर की एक्टिव साइट है या फिर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, अब हम लोग यहाँ पे उसका पता लगाएंगे जहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड कर सकती है। डिजाइन और सेलेक्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन फिट इनटू द एक्टिव साइट। अब हम लोग क्या होगा, अब हमें जब जो है इसकी एक्टिव साइट का पता चल चुका है तो हम लोग यहाँ पे ऐसी ड्रग डिजाइन करेंगे जो कि यहाँ पे इसके अंदर जाके फिट हो चुके हैं ना। देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रग को डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ की इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारा अब आपको पता है भाई कि जब भी हमारा कोई ड्रग अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है या फिर एंजाइम पे बाइंड होता है तो वहाँ पे बाइंडिंग में हमारे कुछ फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारा कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और कुछ हमारे हाइड्रोफोबिक जो है फोर्सेज हो सकती हैं, ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हमारा क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखिए जितनी ज़्यादा लोअर एनर्जी होगी उतना ज़्यादा बेटर फिट होगा। भाई सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ को कराने के लिए आप इतना समझिए कि हमें जितना कम एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, उतना वो इजीली हो जा रहा है। जितना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब वो प्रोसेस यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तब जाके किसी तरह हो रही है, और जितना कम एनर्जी उतना इजीली हो जा रही है। यानी कि देखिए जिस भी प्रोसेस में हमारी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे बेटर फिट होगा। और देखिए इसको अभी हमें और स्टडी करना है, बट आप लोग सिंपली समझिए कि जितना कम एनर्जी होगी उतना बेटर होगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जब हमारी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ड्रग डिजाइन कर ली रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन से फोर्सेज वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें क्या हो चुका है, अब आप ऐसे समझिए कि हमें एक प्रोटोटाइप मिल चुका है, ठीक है, कि हमें एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि हमारी ड्रग जो है किस तरह की होने वाली है। अब इस प्रोटोटाइप को हम लोग यहाँ पे लीड कंपाउंड भी बोलते हैं, तो आप लोग इतना समझिएगा, ठीक है। तो अब हमें कह सकते हो हमारा लीड या फिर प्रोटोटाइप कंपाउंड मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको फर्दर जो है कंटिन्यू इसका इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूल बाइंडिंग को, इसकी सेलेक्टिविटी को, सॉल्युबिलिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू जो है इसमें इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो चला करता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा कह सकते हो टाइम सेविंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई हमें यहाँ पे कह सकते हो अपने जो भी टारगेट है हमारा उसका पता होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग सिंपली ड्रग डिजाइन कर लेते हैं। और हेल्पफुल और यहाँ पे हमारी न्यू ड्रग डिजाइन में हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, सिंपल सी बात है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें जो भी हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है, चाहे वो हमारा रिसेप्टर चाहे एंजाइम हो, उसका हमें एक एक्यूरेट 3D स्ट्रक्चर जो है चाहिए होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी कैन मेक प्रेडिक्शंस डिफिकल्ट। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता है कि कुछ हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं या फिर रिसेप्टर होते हैं जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है ना कि उनका मान लीजिए कि वो कभी इस शेप में है तो कभी वो यहाँ पे इस शेप में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा समझने के लिए, कभी रिसेप्टर का शेप ऐसा वैसा होता नहीं है, ठीक है, रिसेप्टर का शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये सब चीज़ें बस आप लोग को थोड़ा इजी समझाने के लिए बना दी जाती हैं, बट आप ऐसे समझिए, ठीक है, आइडिया लीजिए। या फिर हो सकता है कभी इसका शेप ऐसा हो जाए, तो ये जो फ्लेक्सिबल हमारे होते हैं ना इनमें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। भाई मान लीजिए कभी रिसेप्टर का एक पर्टिकुलर टाइम पे शेप ऐसा था और आप लोगों ने ड्रग इसके लिए ऐसी डिजाइन करी तो उस टाइम चलिए फिट हो गई। अब मान लीजिए बाद में ये फ्लेक्सिबल हो कि इसने शेप अपना ऐसा कर लिया, तब तो ये ड्रग फिट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारा प्रेडिक्शन को डिफिकल्ट कर देती हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया था, HIV प्रोटीएज हमारा जो एंजाइम होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो है
पहचाना था, ठीक है, उसका 3D स्ट्रक्चर देखा था और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने ड्रग डिजाइन करी थी जो कि यहाँ पे इस एंजाइम को इनिबिट करती थी, ठीक है। तो ये ड्रग हमारा HIV प्रोटीएज पे बाइंड होती थी और वायरल रेप्लिकेशन को इनिबिट करती थी, क्योंकि यही हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता था हमारे कह सकते हो वायरल पार्टिकल्स के रेप्लिकेशन में। बाकी इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है अपने एंटीवायरल एजेंट्स में, आप लोग को याद होना चाहिए। हम लोगों ने रेट्रोवायरस पढ़ा था, उसमें HIV प्रोटीएज एंजाइम भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ये वाली अप्रोच हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे जो है कह सकते हो नहीं पता होता है कि किस रिसेप्टर, हमें नहीं पता होता है कि किस रिसेप्टर, या फिर देखिए हो सकता है कि हमें ये पता होता है कि किस रिसेप्टर या फिर किस एंजाइम की वजह से हो रही है, ये तो हमें भले पता हो, लेकिन इस रिसेप्टर का शेप कैसा है, इस रिसेप्टर का साइज कैसा है, इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तब हम लोग यहाँ पे इस वाली ड्रग डिजाइन अप्रोच का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए होता क्या है कि आप ऐसे समझिए कि भाई जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारा जो H1 रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा H1 रिसेप्टर का शेप हो गया। अब आपको पता है भाई H1 रिसेप्टर हमारा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, लेकिन ये कॉज कब करता है, जब ये एक्टिवेट होता है ना। और एक्टिवेट कब होता है, एक्टिवेट तो तभी होता है ना जब यहाँ पे हिस्टामीन हमारा आके बाइंड होता है। भाई ऐसा थोड़ी है कि हमारा रिसेप्टर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, हिस्टामीन पे जब हमारी रिसेप्टर पे जो भी हमारा बायोलॉजिकल कह सकते हो हमारा एंजाइम होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जब वो बाइंड होती हैं, ठीक है, तब जाके हमारा यहाँ पे जो भी रिसेप्टर वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि हमारा एक ऐसा केस है कि हमारा कह सकते हो कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आप लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो रही हैं, कोई मान लीजिए एलर्जिक रिएक्शन हो रही हैं और साइंटिस्ट को उस टाइम जो है इसके लिए दवा डेवलप करनी है। अब मान लीजिए कि उन्हें ये पता चल गया, ठीक है, कि हमारा ये हो रहा है इस H1 रिसेप्टर की वजह से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस H1 रिसेप्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है। लेकिन अब साइंटिस्ट को ये पता है कि यहाँ पे ये रिसेप्टर पे जब हिस्टामीन जाके बाइंड होता है तभी ये एक्टिवेट होता है। तो अब साइंटिस्ट को क्या है, साइंटिस्ट को इस रिसेप्टर का नाम पता है लेकिन इसके स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट को ये पता है कि हिस्टामीन जाके इस पे बाइंड होता है और तब ये एक्टिवेट होता है। लेकिन साइंटिस्ट को क्या है कि इस हिस्टामीन के बारे में सब चीज़ें पता है, मतलब साइंटिस्ट को ये पता है कि इस हिस्टामीन का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा, शेप कैसा है। यानी इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें सिंपली साइंटिस्ट को ये पता होता है कि जो मॉलिक्यूल हमारा रिसेप्टर पे एंजाइम पे जाके बाइंड हो रहा है उसका शेप पता होता है, लेकिन रिसेप्टर का शेप के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो साइंटिस्ट इस एंजाइम या फिर कह सकते हो ये जो हमारा कह सकते हो, देखिए जब भी कोई चीज़ रिसेप्टर पे बाइंड होती है उसको हम लोग लीगेंड बोलते हैं। यानी कि साइंटिस्ट को सिंपली लीगेंड के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस लीगेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट जब दवा तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं लीगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। तो यहाँ पे भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा मान लीजिए हिस्टामीन यहाँ पे इस पे बाइंड हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हिस्टामीन की जैसी दिखने वाली ही या फिर कह सकते हो इसी के सिमिलर स्ट्रक्चर वाली कोई ऐसी ड्रग बना दें जो कि बाइंड तो हो इस पर लेकिन इसको एक्टिवेट ना करे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इट इज अ मेथड यूज टू डिजाइन न्यू ड्रग्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑलरेडी नोन टू बाइंड टू द बायोलॉजिकल टारगेट। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें वो मॉलिक्यूल्स पता होते हैं जो कि बायोलॉजिकल टारगेट पे बाइंड होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टारगेट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है। दिस अप्रोच इज यूज्ड मेनली व्हेन वी डोंट हैव द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ प्रोटीन एंजाइम इन्वॉल्वड इन डिजीज। यानी इसमें हमें शेप वगैरह के बारे में नहीं आइडिया होता है जो भी प्रोटीन या फिर हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम लोग इसमें स्टेप्स की बात करें तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे उन सभी मॉलिक्यूल्स या फिर उन सभी लिगेंड्स के बारे में जो है कह सकते हो जानकारी इकट्ठा करते हैं जो कि यहाँ पे उस टारगेट पे बाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रिसेप्टर है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए जितने भी टाइप हो सकता है हिस्टामिन के अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे हमारे लिगेंड्स अलग अलग टाइप के वो बाइंड हो रहे हो, तो उन सभी को हम लोग इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, सभी जो उस पर बाइंड हो रहा है, जो उस रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है उसका हम लोग स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे, उसमें कॉमन फीचर देखेंगे कि इन सभी का कॉमन फीचर्स क्या है, क्योंकि देखिए कुछ तो कॉमन फीचर होगा सभी में तभी जाके वो बाइंड हो पा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्माकोफोर या फिर QSR मॉडल उसका तैयार करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टडी करेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो इसका मतलब सिंपली है कि हम लोग यहाँ पे उनकी कह सकते हो प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि उनकी क्या स्ट्रक्चरल एंड केमिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और फिर उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी दवा तैयार करेंगे। तो इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए, अच्छा फार्माकोफोर मॉडल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, बाकी इसको और डिटेल में हमें पढ़ना है। अब फार्माकोफोर मॉडल इज अ
A pharmacophore model is a 3D arrangement of features in a molecule like hydrogen bond that is essential for biological activity. In pharmacophore modeling, we identify these important features from known ligands and design new molecules that have the same features. तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये जो हमारा हिस्टामीन है, हमें इसके बारे में पता है। अब मान लीजिए कि हमें ये पता चल चुका है कि भाई इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, और या फिर इसमें कौन कौन से और भी फीचर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब इन्हीं सारे फीचर्स को मिला के हम लोग यहाँ पे अपनी एक नई ड्रग डेवलप करेंगे जिसमें सेम फीचर्स हों, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारी जो ऐसी ड्रग है वो डेवलप हो जाए जिसके अंदर सारे सेम फीचर्स हों, लेकिन वो यहाँ पे इसको एक्टिवेट ना करें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स को डिजाइन कर लेते हैं। नाउ डिजाइन न्यू कंपाउंड्स बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स, ऑप्टिमाइज इट। और देखिए, जब हमारा एक कह सकते हो प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर उसको फर्दर जो है इंप्रूव करते रहते हैं ताकि उसकी पोटेंसी, सिलेक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी सब इंक्रीज होती रहे। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वर्क इवन विदाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है कह सकते हो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता है, फिर भी हमारा काम बन जाता है, ठीक है। और ये भी हमारा फास्ट, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और हमारा अर्ली स्टेजेस में जो है ज़्यादा यूजफुल था, ठीक है। और आज के दिन में थोड़ा सा मतलब इसका कम यूज होता है, बट अर्ली स्टेज में काफ़ी यूजफुल था। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट डिजाइन आ जाता है। तो प्रोडक्ट डिजाइन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो हम लोग यहाँ पे उसी से जो है लेक्चर को कंपाइल कर दे रहे हैं। आप लोग अगर देखा है आप लोगों ने तो स्किप कर दीजिए, नहीं देखा है आप लोगों ने तो यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रोडक्ट का नाम जरूर सुन रखा होगा। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव होती हैं, यानी कि जब आप लोग उनको खाते हो, जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब तक वो इनएक्टिव रहती हैं। लेकिन जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद जाके वो एक्टिव होती हैं। तो सिंपल सी बात करें ना तो ये प्रोडक्ट एक्सीडेंट। अब अच्छा, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म में हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं या फिर कहीं कहीं हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन एंजाइमेटिक या फिर केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए, मेन चीज़ ये है ना कि हमें आखिर किसी ड्रग को ऐसा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग उसको स्टार्टिंग में इनएक्टिव रखें, बाद में एक्टिव करें। तो इसके देखिए, इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आज इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट हमारी क्या होती है? इनएक्टिव या फिर अच्छा देखिए, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होती हैं वो एकदम इनएक्टिव होती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट हमारी एक्टिव हों लेकिन बहुत ही लेस, मतलब वेरी लेस एक्टिव। तो यहाँ पे ये वेरी लेस एक्टिव या फिर जो है इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनको एक्टिव करने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म कराना पड़ता है ताकि ये अपना फार्माकोलॉजिकल जो है इफेक्ट शो कर सके। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग जो है अगर अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, अब प्रोडक्ट कैसे बनती है। अब प्रोडक्ट जैसे अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस का देखेंगे तो दो टाइप की प्रोडक्ट होती हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ड्रग के साथ कोई कैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें जैसे प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जो है किसी एक्टिव ड्रग का जो है इनएक्टिव फॉर्म होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव हो जाती हैं। तो अब ये प्रोडक्ट दो टाइप की हो सकती हैं। या तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी कोई एक्टिव ड्रग है, ठीक है, अब इस एक्टिव ड्रग में हम लोगों ने कुछ ऐसा कैरियर लाके जोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ लाके अटैच कर दी जो कि जब तक इसके साथ जुड़ी है तब तक इसको क्या, तब तक इसको इनएक्टिव रखेगी। और जैसे ही इस कैरियर को हम लोग यहाँ पे इस ड्रग से रिमूव करेंगे वैसे ही हमारी ड्रग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ ड्रग हमारी ऐसी भी होती हैं जिनका जो यहाँ पे जिनके साथ कोई कैरियर नहीं लगा होता है, यानी कि कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारी ऐसी होती हैं जो कि मान लीजिए कि ये हमारी प्रोडक्ट है तो इसके साथ कोई कैरियर नहीं लगा है, और इन्हें जब ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तो इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसमें कुछ जो है स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंजेस ही हो जाते हैं। मतलब कि इसके कह सकते हो स्ट्रक्चर के साथ ही कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, यानी कि ये पूरा अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो इस दो तरह की ड्रग होती हैं। तो मान लीजिए हम लोग सिंपली बात करें कि कोई हमारी ऐसी ड्रग है जो कि एक्टिव ड्रग के साथ कैरियर जोड़ के बनाई गई है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, प्रो ड्रग का मतलब क्या है कि हमारे स्टार्टिंग में इनएक्टिव है लेकिन बाद में उसको एक्टिव भी तो होना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई कैरियर इसके साथ जुड़ा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब उसका मेटाबॉलिज्म हो तो ये कैरियर यहाँ पे अलग हो जाए और ड्रग हमारी यहाँ पे अलग हो जाए ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि ड्रग एंड द कैरियर लिंकेज मस्ट बी क्लियर्ड इन विवो। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इन विवो हमारा बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होना चाहिए कि जो हमारा ड्रग और कैरियर लिंकेज है वो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कि वो यहाँ पे जो है कह सकते हो मेटाबॉलिज्म के बाद यहाँ पे अलग अलग हो जाना चाहिए। और बाकी देखिए, इट शुड नॉट हैव इंट्रिंसिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि भाई जो प्रो ड्रग है वो हम लोग यहाँ पे किसी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म है, तो इस ऐसा ना हो कि भाई जो प्रो ड्रग है इसकी कुछ अलग एक्टिविटी शो हुई जा रही है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी इंट्रिंसिक मतलब कि कोई छुपी हुई या फिर खुद की ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनएक्टिव होनी चाहिए जनरली। और बाकी देखिए इट शुड रैपिडली ट्रांसफॉर्म केमिकली और एंजाइमेटिकली इनटू द एक्टिव फॉर्म वेयर डिजायर्ड। और देखिए भाई जहां हमें जरूरत है, भाई प्रो ड्रग हम लोग बनाते हैं तो बनाते तो इसीलिए ना कि कहीं जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, अपना एक्शन शो करे, तो जहां जाके इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है वहां हो जानी चाहिए, वहां ऐसा ना हो कि फिर वहां जाके हो ही नहीं रही है, तो बहुत ही रैपिडली इसका कन्वर्जन हो जाना चाहिए। बाकी देखिए द मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक। और यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई ड्रग है जो कि ड्रग और कैरियर जोड़ के बनाई गई है, तो मान लीजिए मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हुआ, एक्टिव ड्रग अलग हो गई और ये कैरियर अलग हो गया। अब देखिए भाई अब ये कैरियर तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो है कुछ टॉक्सिक हो, है ना, कि मतलब ये अलग हो गया, अब ये भी जो है जाके कुछ अपना एक्शन शो कर रहा है या फिर कुछ टॉक्सिक एक्शन शो कर दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब मेन चीज़ ये है कि हम लोग किसी ड्रग को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं, तो वैसे देखिए इसके एप्लीकेशन में भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई ड्रग जो है ना, कोई ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में हो सकता है कि जो है कह सकते हो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ना हो या फिर लिपिड सॉल्युबल ना हो, लेकिन हमें चाहिए कि वो उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी या फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिव ड्रग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है, इसको इनएक्टिव तो कर देती हैं लेकिन इसको ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बना देती हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी में इजिली जाके अपना काम करके और उसके बाद एक्टिव हो जाती है, ठीक है, सॉल्युबल होने के बाद एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद देखिए भाई केमिकल स्टेबिलिटी, तो हो सकता है कि कोई एक्टिव ड्रग हो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी ना अच्छी हो, तो हम लोग यहाँ पे उसमें कुछ छेड़छाड़ करके उसको प्रोडक्ट बना देते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके जब तक वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। और उसके बाद टू अल्टर ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि देखिए हो सकता है कि कोई एक्टिव ड्रग हो और उसका ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब कि टेस्ट स्मेल हो सकता है वो बहुत ही बेकार हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह करके या फिर इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देंगे जो कि इसको इनएक्टिव कर देंगी, लेकिन यहाँ पे उसका टेस्ट वगैरह या फिर कह सकते हो उसकी स्मेल वगैरह बढ़ा देंगी, है ना। और बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या होगा, अंदर जाने के बाद वो एक्टिव भी हो जाएगी। बाकी देखिए टू डिक्रीज इरिटेशन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। अच्छा देखिए जैसे इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में हमें जो है ड्रग को कह सकते हो, जैसे देखिए भाई ज़्यादातर इंजेक्शन हमारे वाटर सॉल्युबल नेचर के होते हैं, ठीक है, तो मतलब मोस्टली होते ही हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए वाटर सॉल्युबल है, तो भाई इंजेक्शन, जैसे मान लीजिए कि इंजेक्शन में क्या होता है, एक हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, इसी में हमारी ड्रग हमें मिलानी होती है। अब मान लीजिए जो हमारा इंजेक्शन का वाटर है, अगर ये ड्रग इसमें मिले ही ना तो क्या होगा भाई, ये बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी ड्रग का एक्टिव फॉर्म इस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे उस ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इस इंजेक्शन वाले वाटर में सॉल्युबल हो, तो वो क्या होता है भाई, इस ड्रग सॉल्युबल हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है इंजेक्शन के थ्रू और अंदर जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा काम बन जाता है। तो वही चीज़ें, ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई एक्टिव ड्रग है, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट बना देते हैं जिससे वो पहले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और बाकी देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है कुछ ड्रग का सिस्टमिक प्री सिस्टमिक, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा हो, तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे उसमें कोटिंग वगैरह करके उसको कह सकते हो प्रोडक्ट बना सकते हैं। और फिर हमारा कह सकते हो सकता है कि कभी कभी क्या हो कि कभी कभी हमें जो है किसी स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे जो है अपना एक्शन शो करना हो, तो हम लोग यहाँ पे ड्रग के ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे उसको कुछ इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो हमारा इसी स्पेशल ऑर्गन में जाने के बाद ही एक्टिव हो, तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि ऑर्गन सेलेक्टिविटी, यानी कि हमारा यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही। फिर हमारा फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हो सकता है कि कोई जो ड्रग है उसका एक्टिव फॉर्म हमारा यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे उसको प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है। और उसके बाद देखिए टू इम्प्रूव थेरापेटिक इंडेक्स, तो यहाँ पे हो सकता है थेरापेटिक इंडेक्स भी वही चीज़ है कि हमारा हो सकता है एक्टिव ड्रग करना अच्छा हो तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना देते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। बाकी देखिए अब मेन चीज़ ये है कि हमारा डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए कुछ खास है नहीं, हम लोगों ने वैसे देखा, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स आर केमिकली मॉडिफाइड ड्रग मॉलिक्यूल दैट आर इनएक्टिव और लेस एक्टिव इन देयर एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर्म, यानी कि जब हम लोग उनको लेते हैं तो वो या तो इनएक्टिव होते हैं तो बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं, और एंड रिक्वायर बायो ट्रांसमिशन, और यहाँ पे इनको मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, हम लोगों ने देखा ही था। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाते समय हमें कुछ कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा, अच्छा देखिए भाई एक जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो जनरली प्रोडक्ट होती है तो वो हमारा एक्टिव ड्रग को, ठीक है, एक्टिव ड्रग को जो है किसी जो है कैरियर या फिर इसी कैरियर को हम लोग प्री मोइटी भी बोल सकते हैं, ठीक है,
इसी किसी प्री मॉइटी के साथ जोड़ के जो है बनाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव ड्रग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरेंट ड्रग, ठीक है। एक्टिव ड्रग को हम लोग यहाँ पे पैरेंट ड्रग भी बोल सकते हैं, और प्री मॉइटी यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा कैरियर जिसके साथ जोड़ के हमारी प्रोडक्ट बनाई गई है। देखिए प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, अभी हम लोग इसका टाइप देखेंगे तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो मान के चलो कि हमारा एक एक्टिव ड्रग और उसके साथ यहाँ पे कुछ कैरियर जोड़ के बनाई जाती है। तो कैरियर हमारा प्री मॉइटी हो गया और एक्टिव ड्रग हमारी पैरेंट ड्रग हो गई। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, जो हमारी पैरेंट ड्रग है इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। इन दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग ड्रग्स टू मेक इफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा देखिए मान लीजिए जो हमारी एक्टिव ड्रग है, ठीक है, तो इस एक्टिव ड्रग में अगर हमारा जो है मान लीजिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए COOH जुड़ा हुआ है, या फिर मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि एक्टिव ड्रग में कह सकते हो जितने ज़्यादा, या फिर कह सकते हो जितने नेसेसरी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा इजीली हम लोग इन फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफाई करके अपनी अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर ज़्यादा अच्छे से होगा तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से बनेगी। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होने से ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं। अच्छा प्री मॉइटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्री मॉइटी मतलब कि जो हमारी एक्टिव ड्रग के साथ जोड़ी जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात ये हमारा बहुत ही सेफ होनी चाहिए और यहाँ पे हमारी बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट हो जानी चाहिए। भाई देखिए एक्टिव ड्रग को रिलीज करने के बाद इसका तो कोई काम है नहीं हमें, तो ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जानी चाहिए। The choice of pre-moiety should be considered with respect to the disease state, dose and duration। और यहाँ पे देखिए भाई ये जो हमारी प्रीमॉइटी है तो अलग अलग टाइप की प्रीमॉइटी हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कैरियर को। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि हमें किस पेशेंट हमारा किस स्टेट में है, डिजीज कौन सी है, डोज कैसा है, कितने देर तक हमें चाहिए, इन सबको डिसाइड करके हम लोग प्रीमॉइटी को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि दोनों पे लागू होते हैं, पैरेंट ड्रग पे भी और हमारा कह सकते हो प्रीमॉइटी पे भी। तो यहाँ पे देखिए द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन नीड टू बी कंप्रेहेंसिवली अंडरस्टूड। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारा प्रीमॉइटी होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का ही जो है एब्जॉर्प्शन ADME हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है हम लोग कुछ ऐसा प्रीमॉइटी जोड़ दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जो कि हमारा बॉडी में जाके कुछ अलग ही एक्शन शो कर दे रही हैं। तो हमें यहाँ पे पहले से पता होना चाहिए कि बॉडी में जाने के बाद ये कब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, कब इनका मेटाबॉलिज्म होगा, कितनी देर में। तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी देखिए इसमें तो एक थोड़ा सा जनरल हम लोग देखें कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि मान लीजिए कि हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें मान लीजिए कि कोई ड्रग है, ठीक है, वो यहाँ पे खुद से जो है सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा पा रही है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस ड्रग को हमारे जो है किसी प्री मॉइटी या फिर कैरियर के साथ बना के जो है कह सकते हो प्रो ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे इजीली जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये कि हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि हमारा मान लीजिए कि कहीं पे जा ना पा रही हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जब चली जाती है तो देखिए जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद हमारी ड्रग अलग हो गई, प्रीमॉइटी अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्रोडक्ट की जो है डिजाइनिंग में हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा जाने के बाद अलग हो जाए, ठीक है, और हमें उसकी सारी चीज़ें पता हो। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट, एक होता है बायो प्रिकर्सर। तो देखिए कैरियर लिंक की बात करें तो हम लोग इतनी देर से हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्टिव ड्रग होती है और इसके साथ हमारा एक कैरियर लगा होता है जिसको हम लोग प्रीमॉइटी भी बोलते हैं, ठीक है, और इनके बीच में केमिकल लिंकेज होता है। अच्छा देखिए ये केमिकल लिंकेज क्या होता है भाई, ये केमिकल लिंकेज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिकल लिंकेज हमारा इतना स्ट्रांग हो कि हमारा ब्रेक ही ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द लिंकेज इज एंजाइमेटिकली और केमिकली ब्रोकन डाउन, यानी कि या तो एंजाइम या तो केमिकल यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्टिव ड्रग यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अब ये भी देखिए ये भी हमारी जो है कुछ अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सब टाइप्स की होती हैं, जैसे डबल प्रोडक्ट्स, मैक्रोमोलिकुलर। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे डबल प्रोडक्ट की बात करें तो डबल प्रोडक्ट में क्या होता है, डबल प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे देखिए ये ना थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाती है। मतलब ये प्रोडक्ट से भी पहले मतलब इसमें क्या होता है, इसमें डबल बार एक्टिवेशन होता है, मतलब कि एक्टिवेशन डबल बार नहीं होता है, बट आप ऐसे समझिए कि एक हमारी होती है प्रो प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तब ये बनती है प्रोडक्ट, और फिर इसका जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस दोबारा होता है तब जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2 बार इसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अ प्रोडक्ट दैट टर्न्स इनटू अनदर प्रोडक्ट बिफोर बिकमिंग द एक्टिव ड्रग, यानी कि इसमें क्या होता है, एक ड्रग यहाँ पे पहले जो है कह सकते हो अपने दूसरी फॉर्म में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तब जाके एक्टिव होती है। दिस 2 स्टेप एक्टिवेशन कैन इंप्रूव टारगेटिंग एंड कंट्रोल ओवर ड्रग रिलीज। यानी कि देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है ना कि हमारी ड्रग बहुत ही स्लो रिलीज होगी, तो कभी कभी हमें चाहिए होता है कि हमारी ड्रग जो है बहुत ही स्लो काम करे, कंट्रोल्ड रिलीज हमें देखने को मिले, तो उस टाइम हमारा जो है ये काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारी है माइक्रो मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स।
अब देखिए मैक्रो मॉलिकुलर मतलब कि मैक्रो मतलब कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो प्री मॉइटी होती है उसमें हमारे बहुत ही मैक्रो यानी कि प्रोटीन या फिर पॉलीमर्स वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज भी हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारा किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके काम कर सके, ठीक है, थोड़ा बहुत। और बाकी देखिए फिर हमारा थर्ड हो गया साइड स्पेसिफिक। तो साइड स्पेसिफिक हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ये दोनों सिमिलर सही होते हैं। साइड स्पेसिफिक में भी वही होता है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर जगह पे ही जाके अपना एक्शन शो करे। जैसे कि भाई कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमें यहाँ पे अपने ट्यूमर सेल्स को ही टारगेट करना होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी ड्रग बनाएं जो कि हमारी ट्यूमर सेल्स को ही टारगेट करें, हमारी जो अच्छी गुड सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उनको टारगेट ना करें। और फिर हमारा म्यूचुअल प्रोडक्ट। अब म्यूचुअल प्रोडक्ट में क्या होता है कि कह सकते हो कि दो एक्टिव ड्रग्स को कंबाइन करके हमारी प्रोडक्ट बनाई जाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गई बेनओरिलाइट, ठीक है, जिसमें हमारा एस्पिरिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो है देखने को मिलता है इसका। तो ये हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम लोग बात करें अपने बायो प्रिकर्सर की, तो देखिए ये हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि एक तो प्रोडक्ट हमारी इस तरीके से बनती है कि इसके साथ कुछ कैरियर लगा हो, जुड़ा हो, और एक हमारा ऐसी बनती है जिसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ही पूरा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई कैरियर वगैरह नहीं जुड़ा होता है, बल्कि ड्रग का स्ट्रक्चर ही पूरा बदल जाता है, और बदलने के बाद वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा प्रोंटीसाइड से सल्फिनिलमाइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई कैरियर रिमूव नहीं होता है, इसमें कुछ रिमूव नहीं होता है, बल्कि इसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और वो हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन हम लोगों ने थोड़ा वही डिस्कस कर ही लिया, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन सेम ही चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए एप्लीकेशन का मतलब है इम्प्रूव ओरल बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि देखिए हो सकता है कि किसी ड्रग का बेटर एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा अच्छा ना हो। जैसे एसाइक्लोवीर है, ठीक है, तो एसाइक्लोवीर हमारी एक्टिव ड्रग है लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग इसको प्रोड्रग यानी कि वैलासाइक्लोवीर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये अपनी कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव ड्रग में। इनहेंस सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी जो फेनिटॉइन है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसकी लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम लोग अगर इंजेक्शन में मान लीजिए हमें इंजेक्ट करना है तो हम लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे फॉस्फेनिटॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये इजिली यहाँ पे इंजेक्शन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन होती है, ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना लॉन्ग नहीं होता है, तो हम लोग उसको जो है लिक्स डेक्स एम्फेटामिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा कह सकते हो थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज होता है और कंट्रोल रिलीज हमें प्रोवाइड करता है। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये हमारा एक एसिडिक फॉर्म होती है जो कि डायरेक्टली अगर दी जाए तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा हार्म कर सकती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है एस्पिरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं, जो कि हमारा सेफर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हो गए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई कभी कभी हमें जो है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 5-फ्लोरोयूरासिल है, ठीक है, तो ये ड्रग हमारी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग इसका प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं, कैम्पेसिटामिन, जो कि हमारा ट्यूमर में जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन शो करती है। फिर मास टेस्ट और तो हमारा देखिए क्लोरमफेनिकॉल क्या होता है, क्लोरमफेनिकॉल का जो है टेस्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें पाल्मिटेट को ऐड करके हमारा इसका टेस्ट मास कर देते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा इनैलाप्रिलैट होता है, तो ये इतना स्टेबल नहीं होता है, तो हम लोग इसको इनैलाप्रिल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म होती है। फिर CNS स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा डोपामीन है, ये हमारा भाई देखिए CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ड्रग कब जाएगी, जब BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे डोपामीन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाती है, लेकिन यहाँ पे लीवोडोपा कर देती है, तो हम लोग डोपामीन को लीवोडोपा के फॉर्म में देते हैं ताकि वो हमारा ब्रेन में अच्छे से पहुँच के अपना एक्शन शो कर सके। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो कि हमारा यहाँ पे QSAR, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने सार पढ़ा था, अब आप लोगों को पढ़ना है QSAR। अब हम लोग यहाँ पे इसको भी देखेंगे, बाकी आप लोग सिलेबस देखिए, तो ये देखिए ये आप लोग का दिया हुआ है QSAR। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है, हैमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टेप्ट स्टैटिक पैरामीटर और हैंस एनालिसिस, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें QSAR के बारे में, तो अभी तक तो आप लोगों ने यहाँ पे SAR पढ़ा था। अब ये QSAR क्या है, देखिए है तो ये लगभग SAR जैसा ही, बट यहाँ पे देखिए एक जो Q वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए हमारा एक वर्ड था हमारा सार का मतलब था स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, और मान लीजिए कि फिनॉल है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमारी एक टाइप की ड्रग है, अब इसमें मान लीजिए हम लोग क्या होता है, सार में हम लोग यही तो देखते थे, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए R1 R2 R3 लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे सार में हम लोग यही देखते थे कि भाई R1 R2 R3 में हम लोग मान लीजिए कि
हम लोग जो है R1 की जगह मान लीजिए CH3 हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो हम लोग यही तो बोलते थे सार में कि यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है CH3 यूज़ करने से इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए या तो थोड़ी सी घट जाए, इतना ही तो हम लोग बोलते थे। सार में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग ये बोलते थे कि इसकी वजह से अगर हम लोगों ने ये चेंज किया तो इसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर हम लोगों ने ये चेंज किया तो इसकी वजह से एक्टिविटी घटेगी। तो हम लोग सिंपली ये बोलते थे सार में कि एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। ये हो गया हमारा सार। अब देखिए QSAR भी कुछ खास चीज़ नहीं है, इसमें भी हम लोग यही करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके यही देखते हैं कि एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन चूंकि इसके आगे क्या लगे, क्वांटिटेटिव, तो इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं कि एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी या फिर कितनी घटेगी। जैसे इसमें मान लीजिए, इसमें हम लोग सिंपली बोलते थे कि CH3 ग्रुप ऐड करने पर एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, लेकिन QSR में हम लोग ये बताएंगे कि CH3 ग्रुप ऐड करने पर एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। 2 × 2 गुना बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ेगी, 1.5 गुना बढ़ेगी, 1.2 कितना बढ़ेगी, या फिर कह सकते हो कितना कम होगी, हमारा 2 गुना कम हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी। तो कितना एग्जैक्टली कितना बढ़ेगी या एग्जैक्टली कितना घटेगी, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे QSAR में देखते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देखो ना तो एक मतलब आप लोग के सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, बट मैंने आप लोग को मतलब समझा दिया। बट अब हम लोग थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो QSAR का सिंपल सा मतलब है हमारा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। बाकी देखिए, इट इज अ मेथड वेयर वी क्रिएट अब इसमें हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है बिल्ड करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। तो भाई देखिए, सार में भी तो हम लोग यही कर रहे थे, बस उसमें हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं कर रहे थे भाई। जो हमारा स्ट्रक्चर था तो उसमें चेंज करने पर हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, हमारा ड्रग का रिस्पांस, वो हमारा कितना बढ़ रहा है फिर कितना घट रहा है, वही चीज हम लोग देखते थे। अब इसमें हम लोग QSR में क्या होता है कि इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोग एग्जैक्टली बता देते हैं कि हमारा कितना घटेगी या कितना कितना बढ़ेगी। बस in simple terms we study the chemical structure of drugs and use math to predict how well they work in the body without actually testing them in the laboratory। और देखिए भाई, QSAR की हेल्प से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है ड्रग्स में जो है कह सकते हो सिर्फ मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन हमारी होती हैं हर एक अलग अलग टाइप की, उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करके खुद ही बता देते हैं कि ये ग्रुप ऐड करने पे एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, ये ग्रुप ऐड करने पे कितनी घटेगी, ठीक है, बिना बॉडी में टेस्ट किए हुए। तो ये हमारा जो है काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए, इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, हैमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टेफ्ट्स स्टैटिक पैरामीटर और हैंड्स एनालिसिस। तो अब हम लोग यहाँ पे इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। अब देखिए, पार्टीशन कोफिशिएंट अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पहले भी इसको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है, और हम लोगों ने इसको जो है पिछले 5th सेम में भी इसको पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो। तो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ पढ़ने वाले, बट इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाएंगी, तो आप लोग ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं P से, और P का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई जो हमारी ड्रग है, मान लीजिए कि कोई हमारी एक्स ड्रग है, तो ये हमारी जो है कह सकते हो लाइपोफिलिक नेचर की है, ठीक है, या फिर हमारी कह सकते हो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट से पता करते थे। अब पता कैसे करते थे, हम लोग सिंपली क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पे एक मिक्सचर लेते थे, ठीक है, आप कह सकते हो ये हमारा ऑयल हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका मिक्सचर लेते थे और इसमें हम लोग यहाँ पे अपनी एक्स यानी कि जो हमारी दवा है उसको हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते थे, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते थे और पता लगाते थे कि जो एक्स है उसका अमाउंट ऑयल में ज़्यादा है या फिर उसका अमाउंट वाटर में ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो हमारा एक्स है वो हमारी ऑयल में ज़्यादा मिक्स हुई है, तो ऑयल में ज़्यादा मिक्स हुई है इसका मतलब क्या है कि वो लाइपोफिलिक है, यानी कि ऑयल लविंग है, तो हमारी ड्रग हमारी लाइपोफिलिक हो जाती थी। और अगर मान लीजिए वो वाटर में ज़्यादा मिक्स हुई है तो इसका मतलब वो हाइड्रोफिलिक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अब पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ हाउ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। और देखिए भाई, ऑयल वाटर इमिसिबल है, तो दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में हमारी जो ड्रग है वो अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि वो ऑयल में ज़्यादा मिक्स हो रही है कि वाटर में ज़्यादा मिक्स हो रही है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट से पता लगाते थे। अब देखिए, ऑयल फेस में जनरली हम लोग यहाँ पे अपने ऑक्टेनॉल का यूज करते हैं, और वाटर फेस में तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वाटर का यूज करते ही हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे P से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब कि ऑयल में देखिए एक टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे ऑयल में हमारा जितना कंसंट्रेशन आता है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और वाटर में जितना आता है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए ये था हमारा यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं P से। लेकिन तो देखिए, जो हमारा QSR है ना, तो इसमें हम लोग P नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे log P का यूज करते हैं, ठीक है। और log P देखिए, log P कुछ खास नहीं, बस हम लोग यहाँ पे P का
इसका लॉग ले लेते हैं। अब इसका लॉग क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा लॉग है वो हमारा लार्ज न्यूमेरिकल रेंजेस को कह सकते हो मैनेजेबल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि पी की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो लॉग पी हमारा 0 हो जाता है। पी की वैल्यू मान लीजिए 10 आ रही है तो हमारा लॉग पी 1 हो जाता है। और इसी तरीके से और भी हमारा पी की वैल्यू अगर हमारा और भी बढ़ती है तो लॉग पी की वैल्यू थोड़ा सा कम रहती है, जो कि मैनेजेबल हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये फायदा रहता है। बाकी देखिए इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग लीनियर और पैराबोलिक रिलेशनशिप। अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ देखेंगे तब आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझोगे। बाकी ये क्या करता है, हमारा डाटा एनालिसिस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉग पी का ज़्यादा यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा देखिएगा, ये हमारा मेजर करता है हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी कोई नई चीज़ है क्या? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ कि हमारा वाटर हीटिंग है। अब एक बात बताइए कि कोई चीज़ अगर ऑयल में ज़्यादा मिक्स हो रही है तो इसका मतलब वो वाटर में बहुत कम होगी, और अगर वाटर में कम होगी तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइपोफिलिक है इसी का दूसरा नाम हमारा क्या हो सकता है? हाइड्रोफोबिक। भाई देखिए लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक जस्ट अगेन अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और हाइड्रोफिलिक का अपोजिट क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया मतलब डर, यानी कि देखिए डर यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो वाटर में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहेगा। तो जो चीज़ ऑयल में मिक्स होगी वो वाटर में नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा लाइपोफिलिसिटी या फिर हाइड्रोफोबिसिटी मेजर करता है। ठीक है, अब कैसे मेजर करता है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारे लॉग पी की वैल्यू हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है। और अगर हमारे लॉग पी की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है तो इसका मतलब वो हाइड्रोफिलिक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हाई आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो ड्रग है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। अच्छा देखिए ये हम लोग क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि भाई जो भी हमारी दवा है वो उसको हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होता है। हमारा एक्शन शो करने के लिए हमारी जो दवाएं हैं उनको हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होता है। और जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो किसकी बनी होती है? हमारी ज़्यादातर हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। अब फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है भाई? हमारा ऑयली नेचर का होता है, लिपिड नेचर का होता है। यानी कि देखिए इसको क्रॉस करने के लिए जो हमारी दवाएं हैं वो भी हमारी लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉग पी मेजर करते हैं, और लॉग पी अगर ठीक ठाक आता है तो हमारी दवा अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भले यहाँ पे हाई लॉग पी का मतलब मोर हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो दवा है उसका लॉग पी बहुत हाई होना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा भी समझिएगा कि वैल्यू ऑफ लॉग पी शुड नाइदर बी टू हाई नॉट टू लो। देखिए अगर बहुत लो होगी तो वो हाइड्रोफिलिक होगी, हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोफिलिक होगी तो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो हमारे लिए नहीं सही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई लॉग पी हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक हो जाएगी। और देखिए बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक होना भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी मेम्ब्रेन है ये हमारी लाइपोफिलिक नेचर की है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक हो गई ना ड्रग, तो मेम्ब्रेन क्या होगा? मेम्ब्रेन को लगेगा कि ये मेरा ही एक पार्ट है, तो मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर ही रख लेगी। मतलब मेम्ब्रेन को ये क्रॉस ही नहीं कर होगा। क्या कि हमारी जो ड्रग है वो अगर बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक आई तो जब ये मेम्ब्रेन के पास आएगी ना तो ये मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट बन जाएगी, मेम्ब्रेन के अंदर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉग पी है वो नाइदर बहुत हाई होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए, ना तो बहुत ही लो होना चाहिए। ठीक है, एक मॉडरेट वैल्यू इसकी होनी चाहिए जो कि हमारा बेस्ट होती है रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। बाकी देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन लॉग पी एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन होती है जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारा कह सकते हो लॉग पी और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। देखिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि भाई जब कोई दवा हमारी कह सकते हो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके अपने टारगेट रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी तभी तो अपना जो है कह सकते हो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं log 1/c इज इक्वल टू -k1 log p प्लस k2। अब देखिए k1 k2 यहाँ पे कांस्टेंट है, log p हमें पता है हमारा वही हमारा जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट हो जाता है उसका log। और देखिए 1/c का क्या मतलब है? 1/c यहाँ पे होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। देखिए c का मतलब यहाँ पे होता है मैक्सिमम कह सकते हो कितना कंसंट्रेशन चाहिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, और 1/c का मतलब सिंपली होती है हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें देखिए अब इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, इसको आप लोग बस थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समझोगे तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा। बाकी इतना भी मतलब कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जरूर रहा होगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, log p और log 1/c। अब देखिए log p क्या है? log p का मतलब हमारी ड्रग कितना लाइपोफिलिक है, और log 1/c का मतलब हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे log p की वैल्यू सबसे कम है। भाई ग्राफ आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? अगर ग्राफ समझ आ रहा है तो आप लोग इस चीज़ को सुनिए, अगर ग्राफ के बारे में नहीं पता है तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर समझ में आता है तो आप लोग सुनिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे हमारा log p की वैल्यू बहुत कम है, तो देखिए भाई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए log p की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक होगी तो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे आएगा? नहीं आएगा।
अब देखिए एक सर्टेन पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आप लोग देखिए, इस वाले पॉइंट पे लॉग पी की वैल्यू देखिए, लॉग पी की वैल्यू बिल्कुल बीच में है, लगभग मॉडरेट में है। और देखिए इस पॉइंट पे क्या है, मॉडरेट होने पे हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखिए मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और इस जो मॉडरेट वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं लॉग पी नॉट, यानी कि लॉग पी नॉट देखिए क्या है, लॉग पी नॉट हमारी वो वैल्यू है जिसमें हमें मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए इसमें हमारी ड्रग क्या है, इसमें हमारी ड्रग मॉडरेट लाइपोफिलिक होगी, ठीक है, ना बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक है ना बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक है, इतनी है कि हमारी मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाए। और जब मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाएगी तो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैक्सिमम हो गया। अब देखिए इसके बाद जैसे जैसे लॉग पी की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉग पी की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन लॉग पी की वैल्यू मैक्सिमम होने पर भी क्या है, हमारा लॉग 1/c यानी कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखिए मिनिमम हो गया, बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी ड्रग बहुत लाइपोफिलिक हो गई, और जब बहुत लाइपोफिलिक होगी तो क्या होगा, मेम्ब्रेन के बीच में जाके स्टक हो जाएगी, तो हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए द ग्राफ सोज हाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉग 1/c, देखिए 1/c का मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है और कुछ खास नहीं है, चेंजेस विथ लाइपोफिलिसिटी, ठीक है। तो हमारा लाइपोफिलिक नेचर के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही वही है। अब देखिए एट लो लॉग पी, यानी कि जब लॉग पी हमारा बहुत कम है तो यहाँ पे क्या है, ड्रग इज नॉट लाइपोफिलिक इनफ सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इजिली, लो एक्टिविटी। भाई जब सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस ही नहीं होगी तो हमारी एक्टिविटी लो हो जाएगी। लॉग पी नॉट क्या है, एट दिस पॉइंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मैक्सिमम एज वैल्यू ऑफ लॉग पी इज मॉडरेट मैक्सिमम एक्टिविटी। और उसके बाद एट वेरी हाई लॉग पी क्या है, ड्रग बिकम्स टू लाइपोफिलिक गेट स्टक इन मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन में ही फंस जाएगी, एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है हैमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए हैमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं अपने सिग्मा से, ठीक है, इस साइन से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। बाकी देखिए ये भी हमारा क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। देखिए जनरली इसमें क्या होता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बेंजीन रिंग पे, ठीक है, हम लोग जब देखिए बेंजीन रिंग का मतलब यहाँ पे बेंजीन डेरिवेटिव से भी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, और हमारे फिनॉल वगैरह हो गए, तो उन सब पे आप लोग ये समझिए कि इसमें हम लोग ये मेजर करते हैं कि उन सब पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप लोग समझ जाओगे। इट इसेंशियली क्वांटिफाइज वेदर अ सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हो ये चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट, मान लीजिए कि हमारी ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट लाके अटैच कर रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहली बात कि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सबसे पहली बात तो हम लोग ये पता करते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो यहाँ पे किस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो किस तरीके से प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इफ द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इट स्टेबिलाइजेज द नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीजेज एसिडिटी। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे है बेंजोइक एसिड का एग्जांपल, ठीक है, बेंजोइक एसिड हमारा यहाँ पे जब हमारी बेंजीन रिंग पे हमारा COOH ग्रुप देखने को मिलता है तो हमारा बेंजोइक एसिड होता है। अच्छा बेंजोइक एसिड को जब हम लोग यहाँ पे डिसोशिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो है कह सकते हो कन्वर्ट हो जाता है, जो है कह सकते हो C, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है COO- और यहाँ पे हमारा H+ रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है भाई कि कोई कंपाउंड यहाँ पे जो है जितनी ज्यादा, सबसे पहली बात कि कोई कंपाउंड यहाँ पे एसिडिक होता है अगर वो H+ को रिलीज करे, तो इतना तो पता है हमें कि बेंजोइक एसिड के नाम के आगे जब एसिड लगा है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये हमें पता है। अब देखिए कोई कितना ज़्यादा एसिडिक होगा ये किस पर डिपेंड करता है भाई, कोई कितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी, ठीक है, कितनी जल्दी H+ को रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो जितना जल्दी H+ को डोनेट करेगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री आ रही है कि अब एक बात बताइए कि कोई अपना अच्छा मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, अगर ये H+ को रिलीज कर रहा है तो ये क्यों करेगा, या तो इसको करने से कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए, फिर कह सकते हो ये अगर कर रहा है तो ये जल्दी कब करेगा, ये जल्दी तभी करेगा जब यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को हमारा यहाँ पे ये जो आप लोग को कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी H+ को रिलीज करेगा। सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे कह सकते हो ये अपना एक पार्ट रिलीज कर रहा है, ठीक है, अपना एक हिस्सा डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये अपना हिस्सा डोनेट कर रहा है तो हिस्सा डोनेट करने के बाद भी जब ये स्टेबल रहेगा तभी तो देगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि
मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। अब इसके पास अगर 1 लाख रुपए है, मान लीजिए इसको 10 रुपए ले ले, ठीक है। तो 10 रुपए देने के बाद भी भाई इसके पास कोई बहुत ज़्यादा इसको फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसके पास तो 1 लाख रुपए है, तो 10 रुपए इसने किसी को दे दिए, इसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी के पास मान लीजिए 20 रुपए हैं, या फिर मान लीजिए किसी के पास 15 रुपए हैं। अब अगर इस 15 रुपए वाले से आप बोलो कि भाई मुझे 10 रुपए अपना दे दो, तो भाई 10 रुपए देने के बाद इसके पास तो सिर्फ 5 रुपए ही बचेंगे। तो अब ये तो भाई बहुत इजीली नहीं देना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए मेन बात वही है कि देने के बाद, ठीक है, कह सकते हो एच प्लस रिलीज करने के बाद हमारा कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी एच प्लस रिलीज करेगा। अब कोई कंपाउंड स्टेबल कब होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कोई स्टेबल तब होता है जब उसके ऊपर चार्ज जो है कम से कम हो, या फिर अगर हो भी तो वहाँ पे वो डीलोकलाइज हो जाए। अब देखिए ये जो बेंजोइक एसिड होता है ना, इस पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा कह सकते हो डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेजोनेंस में चला जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेंजोइक एसिड की एसिडिटी में डिस्कस करी हैं। आप लोगों को जानना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर दे सकते हो, बट यहाँ पे सिंपली आप लोग समझो कि जितना स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इस पे जो है, ठीक है, अब इस बेंजोइक एसिड पे मान लीजिए अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की मान लेते हैं कि NO2। अब मान लीजिए इसके ऊपर अगर कोई NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे रिंग स्टेबल होगी। तो यहाँ पे जब ये स्टेबल होगी तो ये और ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई देखिए सिंपल सी बात है, जितना स्टेबल होगा H प्लस रिलीज करने के बाद उतनी जल्दी H प्लस को डोनेट करेगा, और जितनी जल्दी H प्लस को करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ तो लिखी हुई है कि इफ द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि अगर कोई ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो हमारा निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि देखिए वो इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, स्टेबलाइज कर देगा, और हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी। और यहाँ पे देखिए अगर एसिडिटी बढ़ती है तो जो हमारा हैमर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर यानी कि जो सिग्मा है, इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है। और अगर हमारा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा C+- है, ठीक है, अब इसके ऊपर मान लीजिए NO2 की बजाय हमारा CH3 आके अटैच हो जाए। अब CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब भाई एक बात बताइए, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज था, इसको ये बेचारा किसी तरह रेजोनेंस में भेज के स्टेबलाइज कर रहा था। अब इसके ऊपर अगर एक एक्स्ट्रा हमारा CH3 आके अटैच हो गया, जो कि इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा डोनेट करेगा तो और ज़्यादा ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब भाई जब और ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, एसिडिटी हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो हमारी एसिडिटी को यहाँ पे रिड्यूस करेगा और हमें नेगेटिव सिग्मा वैल्यू देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारी सिग्मा यानी कि हैमर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा एसिडिटी बढ़ेगी। अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी एसिडिटी यहाँ पे रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, लेट्स टेक बेंजोइक एसिड एज द बेसिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ सपोज वी अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन दी पैरा पोजीशन ऑन दी बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने बेंजीन का एग्जांपल लिया, हम लोग यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है नाइट्रो ग्रुप को अटैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रो यानी कि जो हमारा NO2 है, ठीक है। तो हमारा NO2 क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुल्स करेगा, और हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, जो हमारा ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन आप लोगों को दिख रहा है, इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे भाई ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे कह सकते हो एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सिग्मा है उसकी वैल्यू आती है +0.78, यानी कि हमारी एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसमें पैरामिथाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि CH3 ग्रुप को अटैच करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इट पुशेज इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा यहाँ पे पुश करेगा रिंग पे, ठीक है, और ज़्यादा छोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोक्सिलेट और ज़्यादा डीस्टेबल होगा। और यहाँ पे जितना ज़्यादा ये डीस्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा इसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू हमारी आती है -0.17। तो सिंपल सी बात है, निगेटिव है, देखिए इसका सिंपल सा यूज है, अगर निगेटिव है तो एसिडिटी कम होगी, पॉजिटिव है तो एसिडिटी हमारी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे हैमर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टैप्ट स्टेरिक पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अब इस टैप्ट स्टेरिक पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि देखिए अब यहाँ पे ये क्या करता है, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम आप लोगों ने सुना है कभी, नहीं सुना है, चलिए तब भी हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि ये हमारे स्टेरिक इफेक्ट को मेजर करता है। अभी देख रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द साइज एंड बल्कनेस ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए स्टेरिक का मतलब होता है जैसे ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है, मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है, मान लीजिए कि जो है
हमारा यहाँ पे जो है एक कार्बन ऐसे अटैच हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए कि ये हमारा जो है CH3, ठीक है, इस तरह का ग्रुप आके अटैच हो गया। और मान लीजिए एक कंडीशन सामने आप लोग को ये दिख रही है जहाँ पे जो है इसके ऊपर सिंपली बस एक CH3 ग्रुप अटैच हुआ है। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जो है ज़्यादा बल्की ग्रुप कौन सा है? ज़्यादा बल्की ग्रुप हमारा ये है। और देखिए ज़्यादा बल्की ग्रुप का मतलब है कि इसके ऊपर स्टेरिक, देखिए बल्कीनेस का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि इसके ऊपर क्या है कि इन CH3 ग्रुप ने ना इसको काफ़ी ज़्यादा घेर लिया है। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है घेर लेना, ऐसे समझ लीजिए कि इसको मतलब इन सारे ग्रुप्स ने क्या हुआ, इसको घेर लिया है। अच्छा मान लीजिए, चलिए इसको थोड़ा और समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही सेम कर देते हैं, ठीक है, कि इसमें भी हम लोगों ने इस तरह लगा दिया CH3, ठीक है, और इसमें भी आप लोग लगा दीजिए CH3, ठीक है। मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मतलब होता ऐसे ही है, लेकिन ये वाला एग्जांपल है बस। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे इस बेंजीन रिंग को इन सारे ग्रुप्स ने क्या हुआ भाई, बिल्कुल घेर लिया है ना, इसको तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया है। तो इस पे क्या हुआ, इस पे ये बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप बन चुका है और ये बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई ग्रुप जितना ज़्यादा बल्कि होता है, ठीक है, अगर ये इतना बल्कि ग्रुप है तो इसको मान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए एक ड्रग है, ठीक है, एक ड्रग का मान लीजिए स्ट्रक्चर है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए इस ड्रग को हमारे इस एंजाइम पे जाके बाइंड करना है ना, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बल्कि होगा ना तो एंजाइम पे अच्छे से बाइंड कर ही नहीं पाएगा। तो ट्रैप्स स्टैटिक पैरामीटर बस हमें यही बताता है कि जो हमारा ग्रुप है वो हमारा बल्कि, कम बल्कि है कि ज़्यादा बल्कि है। अब अगर हमारा थोड़ा कम बल्कि होगा, कम स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा बल्कि हुआ ना तो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बस हम लोग यही पता लगाते हैं कि जो भी हमारा ग्रुप है, ठीक है, वो कितना बल्कि है, मतलब उसका साइज और बल्कीनेस हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं और कुछ खास नहीं है। और इसको हम लोग यहाँ पे ES से डिनोट करते हैं और इसको हमारा RW टैफ्ट ने जो है 1956 में इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से करते हैं। ओरिजिनली इट वाज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। अब देखिए ईस्टर्स क्या होता है, ईस्टर्स मतलब कि जब भी आप लोग को जो है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके दोनों तरफ आप लोग को कार्बन की चेन देखने को मिले तो ये हमारा ईस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ईस्टर्स का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O के इस तरफ CH3 है और इस तरफ X का मतलब यहाँ पे कार्बन चेन से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, इसके पास कोई भी कार्बन चेन हो सकती है लंबी सी। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें देखिए कैसे है। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि इसका हम लोग वाटर की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन कराएं H2O की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है भाई, H2O में से देखिए H2O में से जो OH होता है, ठीक है, वो यहाँ चला जाता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छा H2O से मान लीजिए, देखिए H2O हमारा H प्लस और OH माइनस, ठीक है, वाटर हमारा इसी में तो ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए वाटर का जो H प्लस होता है, ठीक है, H होता है हाइड्रोजन, वो हमारा यहाँ पे इस ग्रुप इस O के पास चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस O के पास हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे बचा OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH यहाँ बचा। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बचा OH। तो यहाँ पे देखिए CH3 OH ऐसे रिलीज हो गया। तो ईस्टर्स का मतलब हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग पता कैसे लगाते थे, इस X की जगह हम लोग यहाँ पे जब हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, ठीक है, जैसे इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मली मान लीजिए हमारा जो ईस्टर है उसका हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होता है। अब इस X की जगह, ठीक है, इस X की जगह अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ही बल्की ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है, बहुत ही बल्की ग्रुप, तो होगा क्या, बल्की ग्रुप अटैच करने से तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस है ना वो स्लो हो जाएगी, यानी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए द मोर बल्कि द सब्स्टिट्यूएंट द मोर इट स्लोज डाउन द रिएक्शन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे ईस्टर्स पे जो है अपना जो भी हमारा ग्रुप है उसको लाके अटैच करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से हमारी हाइड्रोलिसिस की स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है। अगर स्लो हो रही है इसका मतलब जो हमारा ग्रुप है वो हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि है, उस पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो है ES की वैल्यू जो है कह सकते हो 0 से कम आती है, ठीक है, 0 से यानी निगेटिव वैल्यू आती है। तो अगर निगेटिव वैल्यू आती है इसका मतलब हमारा यहाँ पे ग्रुप बहुत ही बल्कि है। और अगर जो हमारा ES है उसकी वैल्यू 0 आती है तो 0 आने का मतलब है कि उस पर कोई भी स्टैटिक इफेक्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए हमारा जो ES है, अब भाई देखिए जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मोर निगेटिव ES इज इक्वल टू मोर बल्कि द ग्रुप, ठीक है, जितना कम ES होगा उतना ज़्यादा बल्कि हमारा ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग ES को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए 0 आ रहा है तब तो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, लेकिन अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए नेगेटिव भी आ रही है तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना है कि वैल्यू हमारी कम से कम हो। और इम्पॉर्टेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए
भाई इंपॉर्टेंस की बात करते तो देखिए ड्रग्स विथ बल्की ग्रुप मे नॉट फिट वेल इनटू रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अगर हमारा ज़्यादा बल्की ग्रुप है, ठीक है, तो वो हमारा जो है रिसेप्टर पे अच्छे से फिट नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस है या फिर कह सकते हो ईएस की वैल्यू है वो लगभग 0 के आसपास हो, ठीक है, ज़्यादा हमारा उससे आगे पीछे ना हो। बाकी देखिए इट हेल्प्स टू रिलेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विथ साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कह सकते हो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को साइज से, भाई देखिए हमारा बल्की ग्रुप है, ठीक है, तो कितना बल्की होने से कितना रिस्पॉन्स कम हो रहा है या फिर कितना कम बल्की होने से कितना रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, हम लोग ये देखते हैं, तो हमारा साइज रिलेट हो जाता है। बाकी देखिए ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट को हेल्प करता है ड्रग के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने में ताकि वो हिस्टेरिक हिंड्रेंस को यहाँ पे रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई हमारा अगर इस तरह का बल्की ग्रुप है भी, तो मेडिसिनल केमिस्ट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि इसका हिस्टेरिक हिंड्रेंस कम हो और हमारा ड्रग जो है अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो कर सके। नाउ नेक्स्ट हमारा फाइनली आ जाता है हमारे यहाँ पे हैंड्स एनालिसिस। अब देखिए हैंड्स एनालिसिस ना कुछ खास नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो 3 चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ा अपना पार्टीशन कोफिशिएंट यानी कि लॉग पी, हम लोगों ने पढ़ा अपना जो है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, जो कि हमारा ईएस था, मतलब ट्रैप्स स्टेरिक पैरामीटर, और हम लोगों ने पढ़ा अपना जो है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने हैमर्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पढ़ा जो कि हमारा था EES, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन, इन तीनों को एक साथ लाके इन्होंने एक इक्वेशन बना दी, वही हमारी हो जाती है हैंड्स इक्वेशन। यानी इसमें क्या होता है, इसमें तीनों पैरामीटर एक साथ ही हमारे मेजर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैंड्स एनालिसिस इज अ QSR मेथड डेवलप्ड बाय कॉर्विन हैंस दैट एस्टेब्लिशेस अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्रग्स फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि देखिए भाई फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की क्या है, हमारे यही तीनों तो हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब इन तीनों की वजह से हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। देखिए आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल ही है, कुछ खास है नहीं भाई। हमारा कह सकते हो ड्रग के लाइपोफिलिक होने से, ड्रग के इलेक्ट्रॉनिक नेचर से, या फिर ड्रग के स्टेरिक हिंड्रेंस से उसकी एक्टिविटी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वही चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को रिलेट कर रहा है, कुछ खास नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो 1/c बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, लॉग पी हमारा क्या हो गया, लाइपोफिलिसिटी, सिग्मा हमारा हो गया हैमर्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, और ES हमारा हो गया ट्रैप्स स्टेरिक पैरामीटर। अब ये जो K1 K2 K3 K4 है ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा देखिए भाई ये जो हमारा हैंड्स एनालिसिस है ये क्या होता है, ये किसी एक पैरामीटर पे नहीं काम करता, ये तीनों पैरामीटर को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये हमारा क्वांटिटेटिव मॉडल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्वांटिफाई कर पाते हैं कि ड्रग हमारा कितना कम एक्शन देगी, ज़्यादा देगी। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा देखिए हमारे न्यू ड्रग की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हमारी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग ऑप्टिमाइज कर देते हैं। और हमारा ड्रग डिजाइन और लीड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो हमारा लीड कंपाउंड है उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों में हमारे यहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट QSAR, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा होने वाला है फार्माकोफोर मॉडलिंग। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फार्माकोफोर मॉडलिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ खास चीज़ नहीं है। इसमें देखिए इसमें हमारे कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि कह सकते हो उसकी ऑप्टिमल इंटरेक्शन या फिर कह सकते हो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे ड्रग के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इस फीचर्स को भी हम लोग देखें तो जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, एरोमेटिक रिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव एनाजिबल ग्रुप्स। देखिए अभी इनके बारे में बात करेंगे, बट ये सारे हमारे कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ड्रग्स के होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। और देखिए ये सारे हमारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि कह सकते हो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे भाई कोई रिसेप्टर है तो उस पर जब हमारी ड्रग बाइंड होती है तो उसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टेटिक हमारे जो है कह सकते हो हमारी कभी कभी आयोनिक बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। तो हमारा किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। बाकी फार्माकोफोर मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड मैपिंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग इन फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनका एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हो इनका एक चार्ट वगैरह तैयार करते हैं स्टडी करके, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है। और इसका जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले हमारा पॉल एरलिक ने 1909 में दिया हुआ था। अब इसके अंदर जो कुछ की फीचर्स होते हैं तो इसमें देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले अपना हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारा देखिए भाई डोनर मतलब कि जो डोनेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ड्रग है, ठीक है, तो ये हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जो कि कह सकते हो हाइड्रोफोबिक होते हैं या फिर कह सकते हो लाइपोफिलिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारा जो रिसेप्टर है उसके हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमारी एरोमेटिक रिंग्स, तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग को एरोमेटिक रिंग्स जरूर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उनमें एरोमेटिक रिंग किस तरीके से प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है, और जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शंस में, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं।
अब देखिए इसकी बात करें ना तो इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो दो टाइप है ना, ये है हमारा लिगेंड बेस्ड मॉडल और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड मॉडल। और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो हमारी ड्रग डिजाइनिंग में, बस वही सेम चीज़ें हैं। लिगेंड बेस्ड मॉडल में आप लोग को लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन के बारे में लिख देना है और स्ट्रक्चर बेस्ड मॉडल में आप लोग को स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन के बारे में लिख देना है, ठीक है। मतलब अबाउट टॉपिक्स ऑल ऑलरेडी एक्सप्लेन इन ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेन है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा जो है न्यू ड्रग को डिजाइन करने में, लेड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो हमारा कंपाउंड उसको और अच्छे बनाने में, और उसके बाद हमारा अननोन कंपाउंड्स की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करने में और सार को समझने में ये हमारा बहुत ही यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा इसके अंदर आ जाता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब देखिए ये टॉपिक आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि देखिए इसमें होता क्या है। जैसे इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए नॉर्मली जैसे मैंने आप लोगों को मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता दिया कि ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा ड्रग हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर का शेप ऐसा है तो हमें ड्रग ऐसी चाहिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर का शेप ऐसा है तो हमें ड्रग ऐसी चाहिए, या फिर मान लीजिए स्ट्रक्चर का शेप ऐसा है तो हमें ड्रग ऐसी चाहिए। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर का शेप जो हमारा रिसेप्टर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं रिसेप्टर, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होता है ना, इसका शेप इतना सिंपल नहीं होता, ये तो बस हम लोग एग्जांपल देने के लिए बता देते हैं। बट स्ट्रक्चर जो रिसेप्टर होता है इसका शेप बहुत ही मतलब शेप अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। और जो ड्रग इनमें बाइंड होती हैं उनको भी ना बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हो कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम लोग पढ़ते क्या हैं, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझना। मॉलिक्यूलर डॉकिंग में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग अपना रिसेप्टर लेते हैं और इसका 3D मॉडल तैयार करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग को, ठीक है, हमारी जो ड्रग है जो कि बाइंड होने वाली है उसको डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, डिफरेंट पोजिशंस पे हम लोग घुमा के और उसके बाद चेक करते हैं कि किस पोजिशन पे सबसे अच्छी बाइंडिंग देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा आप लोग बस समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि मान लीजिए ये हमारे रिसेप्टर का शेप है और मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है, ड्रग का शेप हो गया, ये हमारा रिसेप्टर का शेप हो गया। अब मान लीजिए इस ड्रग को अगर इस रिसेप्टर पे बाइंड होना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रग को, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे घुमाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो थोड़ा बहुत मतलब इसमें पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं और उसके बाद हर पोजीशन को फिट करके देखते हैं कि किस पोजीशन पे सबसे बेस्ट फिटिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे सबसे बेस्ट फिटिंग होती है उस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज कर लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो हमारी ड्रग है इसको इससे बाइंड होना है, तो अगर मान लीजिए ये बिल्कुल इस पोजीशन पे जाके बाइंड होना चाहे तो क्या बाइंड हो पाएगी? भाई देखिए ये हमारा जो रिसेप्टर है इसका शेप ऐसा है, ठीक है, और मान लीजिए ड्रग अगर ये हमारी, देखिए ये ड्रग बनी है इसी पे बाइंड होने के लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहो कि ये ऐसे बाइंड हो जाए ऐसे, तो भाई ये ऐसे कैसे बाइंड होगी? आप लोग इसको फिट करो, देखिए ये रिसेप्टर का साइज हो गया और ये ड्रग का साइज हो गया, तो ये कहाँ फिट हो रही है? देखिए तो इसमें ऐसे फंस गई ना, ये अंदर जा ही नहीं पा रही है। तो देखिए भाई ये बनी है इस पे बाइंड होने के लिए, लेकिन ये एक स्पेशल पोजीशन में बाइंड होगी, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे इस ड्रग को जो है कह सकते हो इस तरीके से रोटेट कर, अच्छा मान लीजिए चाहे आप लोग ऐसे बाइंड करना चाहो, चाहे आप लोग ऐसे मान लीजिए इस पोजीशन पे बाइंड कराना चाहो, तो क्या बाइंड होगी? भाई देखिए रिसेप्टर का शेप ऐसा है, ठीक है, और मान लीजिए अगर हम लोग इस तरीके से भी मान लीजिए बाइंड कराना चाहें तब भी नहीं बाइंड होगी। यानी हमें इसको, यानी देखिए ड्रग हमारी यही है लेकिन हमें इसको बिल्कुल एक परफेक्ट स्पेसिफिक शेप में लाना होगा, मतलब पोजीशन में लाना होगा। यानी देखिए ये जो रिसेप्टर है ना, ये ड्रग इस पे सिर्फ इसी पोजीशन में बाइंड होगी, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे रोटेट करके, ठीक है, इस ड्रग को रोटेट करके जब हम लोग इस पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है, तब जाके ये बिल्कुल जो है अपने रिसेप्टर पे कह सकते हो अच्छे से जाके बाइंड हो जाएगी, ठीक है, और हमारा फुल रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें हम लोग करते क्या, हमारी जो ड्रग है इसको डिफरेंट पोजीशंस पे रोटेट करते घुमाते हैं और उसके बाद हर पोजीशन में फिट करके देखते हैं कि किस पोजीशन पे सबसे बेस्ट बाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प से जो है सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे पास होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज ए कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड टू प्रिडिक्ट द प्रेफरेंस ओरिएंटेशन बाइंडिंग पोज, यानी इसमें परफेक्ट पोज का पता लगाते हैं कि किस पोज में जाके जो हमारी ड्रग है वो बाइंड होगी तो परफेक्ट बाइंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। When it binds to a target receptor, ठीक है, तो जब भी अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है तो किस पोज में सबसे बेस्ट बाइंडिंग होगी, ठीक है, कौन सी पोज में जो है रिसेप्टर जो है ड्रग अपने रिसेप्टर पे सबसे बेस्ट बाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, उस पोज को हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखिए द गोल इज टू फाइंड हाउ वेल द लिगेंड फिट्स इनटू द एक्टिव साइड ऑफ द रिसेप्टर एंड टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एफिनिटी और इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें यही पता लगाते हैं कि किस पोजीशन पे हमारी जो ड्रग है वो सबसे अच्छे से बाइंड हो रही है, ठीक है, और कितनी स्ट्रेंथ है बाइंडिंग की, ठीक है, बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है कि कितनी अच्छे से बाइंड हो पा रही है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग
देखते हैं। बाकी देखिए डॉकिंग का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी हम लोग इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू ड्रग को डिजाइन करने में भी ये हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप्स की बात करें तो इसमें देखिए इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिगेंड और प्रोटीन को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भाई हम लोग एक्टिव साइट का पता लगाते हैं जहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड होगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेरियस ओरिएंटेशन ट्राई करते हैं अपनी एक लिगेंड की जो कि जो है उस पर बाइंड हो सके। और उसके बाद क्या होता है ईच पोज। अब देखिए भाई जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोगों ने मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में हम लोग समझिए कि सबसे पहले हम लोगों ने इस पोज में बाइंड करने की कोशिश करी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इस पोज में बाइंड कराना चाहा और फिर हम लोगों ने इस पोज में, यानी तीन देखिए 1 2 3 पोजीशन में हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन इन तीनों में हम लोगों ने पाया कि ये सबसे बेस्ट थी, ठीक है। तो इसका जो हमारा स्कोर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे हर एक को स्कोर देंगे, ठीक है। तो जिसका स्कोर बेस्ट होगा वो हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। ईच पोज इज गिवन अ स्कोर बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी और फिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इसका ये होता है कि डॉकिंग साइमुलेट्स। देखिए साइमुलेट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे यहाँ पे एक ड्रग को हम लोग यहाँ पे बाइंड करा के पता लगाते हैं। प्रोसेस बिटवीन द लिगेंड एंड रिसेप्टर यूजिंग एल्गोरिथम एंड रैंक द पोज बेस्ड ऑन हाउ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग द अट्रैक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रैंक देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइप्स हमारी 2 टाइप की हो सकती है। एक हो गया रिजिड डॉकिंग, एक हो गया फ्लेक्सिबल। देखिए रिजिड का मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा रिसेप्टर है और जो हमारी ड्रग है, ठीक है, ये दोनों एकदम रिजिड होंगे। रिजिड मतलब कि मान लीजिए अगर रिसेप्टर का शेप ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, इसमें शेप चेंज नहीं हो सकता। और ड्रग का शेप ऐसा है तो ड्रग का शेप भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब कठोर है, इसमें चेंजेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और फ्लेक्सिबल का मतलब कि इसमें थोड़ा सा जो है लीजेंड, ठीक है, लीजेंड हमारा लीगेंड मतलब जो है हमारा जो ड्रग होती है ये थोड़ी फ्लेक्सिबल नेचर की हो सकती है, थोड़ा बहुत रिसेप्टर के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर सकती है। रिसेप्टर ज़्यादातर यहाँ पे भी रिजिड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रिसेप्टर में भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए जो डॉकिंग स्कोर की हम लोगों ने बात करी कि हम लोग हर एक पोज को स्कोर देते हैं, तो स्कोर में देखिए स्कोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। स्कोर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि स्कोर ज़्यादा है तो अच्छा है, बल्कि स्कोर जितना कम होगा उतनी बेटर बाइंडिंग होगी और उतना बेटर ड्रग होगी, ठीक है। तो स्कोर हमारा कम आना चाहिए। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन भाई सिंपल सी बात है, वही ड्रग डिस्कवरी लेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी देखी। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ किसके अंडर में रहे, ड्रग डिजाइनिंग में। तो सभी चीज़ें हमारी ड्रग डिजाइनिंग में ही यूज होंगी। और फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब देखिए कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं। देखिए इसमें आप ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ पे नई, ठीक है, न्यू ड्रग्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, न्यू ड्रग्स का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा कैसे करते हैं, आप ऐसे समझिए कि अच्छा जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई नई दवा बनाते हैं, तो भाई नई दवा बना रहे हैं तो दवा में हम लोग क्या, दवा में हो सकता है कि दवा हमारी प्रोटीन से बनी हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो अमीनो एसिड से बनी हो, ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि दवा में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह से बना रहे हो हम लोग, ठीक है, या फिर इन सबको मिक्स करके बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इन्हीं सबको कंबाइन करके ही तो हम लोग दवा बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जब हम लोग नई दवा बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारे नए नए ड्रग्स को, मतलब कह सकते हो कंपाउंड्स को डेवलप करते हैं और सबको आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारी डिजीज है, ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने जब दवा तैयार करी तो हम लोगों ने बनाई तो बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी में से कुछ ही हमारी होगी जो बेस्ट होगी और उसमें से भी कोई 1 2 हमारी बहुत अच्छी होंगी। तो अब देखिए जब हम लोग बहुत सारी जब दवा बनाते हैं ना, तो भाई अगर हम लोग बहुत सारी दवा को एक एक करके बनाएं, ठीक है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा। कि भाई देखिए हम लोग मान लीजिए कि हमारा एक डिजीज है और इसके रिसेप्टर को टारगेट करने के लिए हम लोग दवा बना रहे हैं। अब अगर इस दवा को हम लोग एक एक करके बनाएं, कि मान लीजिए एक बार हम लोगों ने दूसरी बनाई, एक बार हम लोगों ने दूसरी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर दूसरी बनाई, तो हर बार अगर हम लोग एक एक दवा एक एक बार में बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक साथ में बहुत सारी दवा कह सकते हो एक साथ बना लेते हैं। मतलब इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स को एक साथ बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पे जब हम लोग एक साथ बहुत सारे बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि कह सकते हो मतलब देखिए स्क्रीनिंग का मतलब ऐसे समझ लो कि इनको यहाँ पे हम लोग जो है जैसे थोड़ा ऐसे बोल सकते हो कि इनको हम लोग यहाँ पे मतलब पता नहीं वो कैसा वर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनिंग का मतलब आप लोग सिंपली समझ सकते हो।
देखिए स्क्रीनिंग का मतलब आप लोग सिंपली समझ सकते हो कि देखिए पहले हम लोगों ने क्या हुआ, पहले हम लोगों ने एक साथ बहुत सारी ड्रग्स को डेवलप किया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी बेस्ट वाली थी, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट काम कर रही थी, उनको हम लोगों ने यहाँ पे छांट बीन कर अलग कर लिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्क्रीनिंग। तो इसमें वही चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग बहुत सारी दवा एक साथ बना लेते हैं। अच्छा, बनाते कैसे हैं? बनाते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की हेल्प से। तो इसमें देखिए वही चीज़ है कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक बेस्ड टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स क्विकली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को एक साथ बना लेते हैं। दीज कंपाउंड्स आर देन स्क्रीन टू फाइंड पोटेंशियल ड्रग्स और बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जब बहुत सारा बना लिया तब हम लोग यहाँ पे अपनी जो जरूरत की ड्रग है जो कि सबसे बेस्ट एक्शन शो कर रही है उसको हम लोग यहाँ पे अलग कर लेते हैं स्क्रीन करके, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन कंपाउंड एट अ टाइम, हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंबाइनिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से जो है एक ही बार में बहुत सारे कंपाउंड्स को बना लेते हैं। अब जैसे इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझना चाहें तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट एसिड हैं, ठीक है, A1 A2 A3, और हमारे पास मान लेते हैं 3 डिफरेंट अमीन है B1 B2 B3। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे अगर इनको एक साथ में रिएक्ट कराते हैं, अच्छा मान लीजिए अगर हम लोग इनको अलग अलग कराएं तो क्या होगा भाई, एक बार हम लोग A1 को B1 के साथ कराएंगे, एक बार A2 को B2 को। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन तीनों की रिएक्शन तीनों के साथ करा दे तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, A1 जो है B1 के साथ रिएक्ट करेगा, A1 B2 के साथ करेगा, A1 B3 के साथ भी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा, एक साथ में जो है 9 डिफरेंट कंपाउंड्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या हुआ, एक ही बार में इन तीनों की रिएक्शन इन तीनों से कराई, और एक बार में जब रिएक्शन हम लोगों ने कराई तो हमें टोटल जो है 9 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो है देखने को मिल गए। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब 3 की 3 से कराई तो 9 मिले, ठीक है, 5 की 5 से कराएंगे तो 25 मिल जाएंगे, 10 की 10 से कराएंगे तो 100 मिल जाएंगे, है ना। तो लगभग यहाँ पे हमें जो है लगभग स्क्वायर में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मीन्स वी गेट 9 डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम वन सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन दैट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब अगर हम लोग यहाँ पे पर्पज की बात करें तो देखिए पर्पज क्या है, हम लोग यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा सके भाई, जितना ज़्यादा कंपाउंड हम लोग एक बार में डिस्कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग यहाँ पे उनको स्क्रीन करके और अपना बेस्ट ड्रग डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टू जनरेट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम लोग कम टाइम में बना सकते हैं भाई। जब एक बार में बहुत सारे बना लेंगे, ठीक है, तो सब अलग अलग होंगे तो सब लोग उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर उनको क्लासीफाई कर पाएंगे। उसके बाद टू इंक्रीज द चांस ऑफ फाइंडिंग अ लेड कंपाउंड, और यहाँ पे भाई देखिए जब हम लोग बहुत सारे बना लेते हैं तो जब हम लोग उसको स्क्रीनिंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो कि हमारा लेड कंपाउंड बन जाएगा। लेड मतलब कि वो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनने वाला है, या फिर जिससे हम लोग यहाँ पे और सारे फाइनल कंपाउंड बनाएंगे, और यहाँ पे ये हमारा ड्रग डिस्कवरी वगैरह में यूजफुल होता है। अब इसमें स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा यूज होने वाले ड्रग्स को बनाने में, जैसे अमीन्स हो गया, एसिड्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए। उसके बाद रिएक्शन स्कीम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्शन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की रिएक्शन हमें करानी है, अमीन बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए फिर हमारा यहाँ पे इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिड फेस, एक होता है सॉल्यूशन फेस। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए 2 टाइप से हम लोग बना सकते हैं, एक हम लोग सॉलिड फेस में बना सकते हैं, एक हम लोग सॉल्यूशन फेस में। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा टाइप है। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे इस टाइप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी जनरेशन, अब यहाँ पे क्या होता है, इन सबके बाद हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हमारे कंपाउंड्स की लाइब्रेरी तैयार हो गई है। अब जब हमारी कंपाउंड्स की लाइब्रेरी तैयार हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे उनको स्क्रीन करते हैं, यानी कि उनको हम लोग यहाँ पे छांटबीन कर अलग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हिट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अब इन सबके बाद स्क्रीनिंग के बाद हमें कोई एक मिलता है या फिर 2-3 मिलते हैं जो कि हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है, और इसी को इंप्रूव करके हम लोग यहाँ पे अपनी ज़्यादा बेटर ड्रग्स यहाँ पे बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेसिक स्टेप्स। और अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करें तो ये हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड फेस, एक होता है लिक्विड फेस। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। सॉलिड फेस का मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन होने वाली है इसके लिए हम लोग जो बेस यूज करने वाले हैं वो हमारा सॉलिड होने वाला है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ पे एक रेजिन बेड का यूज करते हैं और इसी के ऊपर हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉलिड बेड का यूज करके रिएक्शन करा रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है सॉलिड फेस सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हमारा एक रेजिन बेड हम लोग लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि कह सकते हो पहला जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और हर स्टेप के बाद हम लोग क्या होता है, बेड को वॉश करके इम्प्योरिटीज को जो है रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और एट द एंड यहाँ पे फाइनल कंपाउंड जो हमारा बनता है उसको हम लोग यहाँ पे बेड से जो है कह सकते हो कट करके अलग कर लेते हैं।
इसको जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा बेड है, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप लोग जो है ऐसे समझिए कि आप लोग मान लीजिए कि बहुत सारा कह सकते हो रिएक्शन करा के कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब जब वो सारी चीज़ें डेवलप हो गई तो आप लोगों ने क्या किया, इस बेड से उसको जो है काट के अलग कर लिया, बस यही हमारा हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज हम लोग पेप्टाइड सिंथेसिस, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइब्रेरी और ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम्स में करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है सॉल्यूशन फेज। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे एथेनॉल, वाटर, इन सबका हो सकता है, और उसके अंदर अपने रिएक्टेंट्स को डाल के अपने रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल है। रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट्स जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिक्विड में डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और रिएक्शन हमारी फ्रीली जो है सोल्यूशन में हो जाती है, और प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे प्योरीफाई करके हमारा प्रोडक्ट जो है अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब यूजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, यूजेस का हम लोग यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में, नेचुरल प्रोडक्ट का एनालॉग बनाने में, और लार्ज स्केल केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी बाकी इसकी नोट्स आप लोग को हमारे ऐप पर मिल जाएगी, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये नोट्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है कि हमारे दूसरे सर से प्रिपेयर करवाई गई है। बाकी अगर आप लोगों ने खुद से बना लिए तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबसे बेस्ट है। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।